हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज की इस सामाजिक अध्ययन की पाठ्य योजना की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे यहाँ पे दोस्तों कक्षा 7 के लिए यहाँ पे सामाजिक अध्ययन की पाठ्य योजना और हमारा जो उप विषय होगा वो है इतिहास। ठीक है, तो पूरी वीडियो देखिएगा ध्यान से। आप लोगों को एक यहाँ पे काफ़ी लोग कहते हैं कि कंप्लीट लेसन प्लान बताइए 3 शिक्षण बिंदुओं पे, तो वो कंप्लीट लेसन प्लान यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊँगा। 3 शिक्षण बिंदु है इसमें, तो पूरी वीडियो देखिएगा। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और रेगुलर बेसिस पे अगर आप लोगों को पाठ्य योजना की वीडियो देखनी है, या फिर आप लोगों को सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना की वीडियो देखनी है, या फिर आपको यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट की तैयारी करनी है, तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए। बिल्कुल फ्री है जुड़ना। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक करके जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे एक बेल आइकन आएगा, घंटी का निशान आएगा, उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की पाठ्य योजना। जिस पेज से आप पाठ्य योजना बनाना स्टार्ट करेंगे, सबसे बीचों बीच आपको पाठ्य योजना संख्या लिखनी होगी। यहाँ पे पाठ्य योजना संख्या 6 है, लेकिन आपकी जो पाठ्य योजना संख्या होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी होगी, उसको सबसे बीचों बीच पेज पे लिखने के बाद आपको विद्यालय का नाम लिखना है जिस विद्यालय में आप पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए जाएंगे। विषय मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, सामाजिक अध्ययन है, कक्षा 7 के लिए है। दिनांक लिखना होता है, डेट लिखना होता है, जिससे ये पता चलता है कि आपने कौन सी पाठ्य योजना, क्योंकि एक पाठ्य योजना तो सिर्फ बनानी नहीं होती, कई पाठ्य योजनाएं बनानी होती हैं। तो फाइल जब चेक करता है एग्जामिनर, तो उसको ये पता चलता है कि कौन सी पाठ्य योजना आपने किस डेट में बनाई थी। अवधि है 35 मिनट का, कालांश है प्रथम। ठीक, इसके बाद आप देख सकते हैं हमारा प्रकरण है आज का अकबर का विभिन्न क्षेत्रों में योगदान। इसका देख लीजिए, लिखा गया है सामान्य उद्देश्य, यहाँ पे पूर्ववत लिखा गया है। यहाँ पे पूर्ववत का मतलब होता है इसके पहले अगर आप सामाजिक अध्ययन की कोई पाठ्य योजना बना चुके हैं तो उसके सारे जो सामान्य उद्देश्य हैं वो यहाँ पे आप जैसे पहले लिखे थे वही, क्योंकि जो सामान्य उद्देश्य होता है वो विषय के अनुसार समान ही रहता है। अगर आप सामाजिक अध्ययन पढ़ा रहे हैं तो पूरे जितने भी लेसन प्लान बनेंगे उसमें जो आपके सामान्य उद्देश्य होंगे वो सेम होंगे। अगर आप इसके पहले लेसन प्लान नहीं बनाए, पहला लेसन प्लान ही बना रहे हैं, तो पूर्ववत तो लिख नहीं सकते। तो आप क्या करिए, एक काम, मेरे रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पर जाइएगा, वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे सामाजिक अध्ययन का जो लेसन प्लान का प्लेलिस्ट मिलेगा, उसमें आपको इस वीडियो के अलावा जितने वीडियो मैंने अपलोड किए उसमें सभी में सामान्य उद्देश्य लिखा हुआ है। तो कम से कम 5 पॉइंट आप लिख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद अगली हेडिंग आती है हमारी विशिष्ट उद्देश्य। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए इस तरीके से विशिष्ट उद्देश्य लिखना है। इसके बाद यहाँ पे अगर आपके कॉलेज वाले बोलते हैं कि शिक्षण बिंदु के साथ ही विशिष्ट उद्देश्य लिखे, तो इस तरीके से लिख सकते हैं, नहीं तो शिक्षण बिंदु, यहाँ पे काफ़ी कॉलेजेस में शिक्षण बिंदु मना कर देते हैं तो ये लिखने की जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर आपके कॉलेज में कहते हैं शिक्षण बिंदु के साथ विशिष्ट उद्देश्य लिखिए, तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। शिक्षण बिंदु में पहला पॉइंट है साहित्य के क्षेत्र में योगदान, दूसरा पॉइंट है चित्रकला एवं संगीत कला के क्षेत्र में योगदान, तीसरा है स्थापत्य कला के क्षेत्र में योगदान। विशिष्ट उद्देश्य में देख लीजिए 6 यहाँ पे पॉइंट लिखा गया है। पहला है ज्ञानात्मक, छात्रों को अकबर के विभिन्न क्षेत्रों में योगदान के विषय में ज्ञान प्राप्त करने योग्य बनाना। दूसरा है अवबोधात्मक, छात्रों को अकबर के विभिन्न क्षेत्रों में योगदान के विषय में व्याख्या करने योग्य बनाना। तीसरा है अनुप्रयोगात्मक, छात्रों को अकबर के विभिन्न क्षेत्रों में योगदान की जांच करने योग्य बनाना। चौथा है कौशलात्मक, छात्रों में अकबर के विभिन्न क्षेत्रों में योगदान को चार्ट के माध्यम से प्रदर्शित करने के कौशल का विकास करना। और पांचवा है अभिरुचियात्मक, इसमें लिखा है छात्रों में अकबर के विभिन्न क्षेत्रों में योगदान को समझने हेतु रुचि उत्पन्न करना। और लास्ट में छठवां पॉइंट है अभिवृत्त्यात्मक, इसमें लिखा गया है छात्रों में अकबर के विभिन्न क्षेत्रों में योगदान के विषय में निष्कर्ष निकालने हेतु अभिवृत्ति का विकास करना। इसके बाद अगली हेडिंग यहाँ पे सहायक सामग्री है। सहायक सामग्री में देख लीजिए लिखा गया है विषय को प्रदर्शित करता हुआ चार्ट, यानी कि अकबर से रिलेटेड कोई भी, आप काफ़ी बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि चार्ट क्या बनाए सर, मॉडल क्या बनाए। तो यहाँ पे मैं बता दूँ, चार्ट में आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। जैसे आप किसी लेखक के बारे में बता रहे हैं तो लेखक का फिगर बना सकते हैं, उसके साथ उसका जीवन परिचय लिख सकते हैं। ठीक, छोटा सा उसका जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, मृत्यु कहाँ हुई, कहाँ कब हुई, ये सारी चीज़ संक्षेप में लिख सकते हैं। और यहाँ पे अकबर के बारे में आप बता सकते हैं विभिन्न इमारतों का जिनको अकबर ने बनवाया है उनका फिगर बना सकते हैं, बीच में लिख सकते हैं अकबर के विभिन्न कार्य। ठीक, इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए लिखा गया है विभिन्न प्रदर्शित करता हुआ, विषय को प्रदर्शित करता हुआ चार्ट, समस्त कक्षोपयोगी सामग्री, यानी कि जिसके अंतर्गत आता है चौक, डस्टर, संकेतक, लपेट, श्यामपट्ट आदि। पूर्व ज्ञान, इसके बाद लिखा गया है छात्र मुगल शासकों के विषय में समान जानकारी रखते हैं। इसके बाद अगली हेडिंग हमारी यहाँ पे है प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न देख लीजिए लिखा गया है, एक तरफ कॉलम लिखा गया है छात्राध्यापक क्रियाएं, दूसरी तरफ लिखा गया है छात्र क्रियाएं। छात्राध्यापक क्रियाओं में अब छात्राध्यापक लड़की हैं तो छात्राध्यापक लड़का है तो छात्राध्यापक लिखा जाएगा, लड़की हैं तो छात्राध्यापिका लिखा जाएगा। ठीक, इसमें कम से कम 3 प्रश्न पूछ के अपना प्रकरण निकलवा सकते हैं। मैक्सिमम 5 से 6 प्रश्न पूछा जा सकता है अपना प्रकरण निकलवाने के लिए।
दूसरी बात इसमें ध्यान देनी होती है कि बच्चों के पूर्व ज्ञान के ऊपर ही आधारित प्रश्न होने चाहिए। ऐसा नहीं कि कक्षा 6 के 7 के बच्चे हैं तो कक्षा 12 का क्वेश्चन पूछ लीजिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनके स्तर के अनुसार ही प्रश्न पूछना चाहिए आपको। तीसरी बात, प्रश्नों के क्रम में क्रमबद्धता होनी चाहिए, यानी कि पहले प्रश्न का जो उत्तर आएगा उससे दूसरा प्रश्न बनेगा, दूसरे प्रश्न का जो उत्तर आएगा उससे तीसरा प्रश्न बनेगा, इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न है, प्राचीन समय में कुछ राजवंशों के नाम बताइए। तो बच्चे बता देंगे गुलाम वंश, लोधी वंश, मुगल वंश इत्यादि। दूसरा प्रश्न फिर बनेगा, मुगल वंश की कुछ प्रसिद्ध इमारतों के नाम बताइए। तो यहाँ पे बच्चे बता देंगे ताजमहल, लाल किला, जामा मस्जिद, फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाज़ा इत्यादि। तीसरा फिर प्रश्न बना सकते हैं यहाँ पे, फतेहपुर सीकरी के में स्थित बुलंद दरवाजे का निर्माण किसके द्वारा कराया गया। तो बच्चे बता देंगे आसानी से, फतेहपुर सीकरी के बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर द्वारा कराया गया। फिर चौथा प्रश्न बनेगा, अकबर द्वारा किए गए विभिन्न क्षेत्रों में योगदान के विषय में बताइए। ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। तो छात्र वाले कॉलम लिखिए छात्र अनुत्तरित। उसके बाद उद्देश्य कथन अपना लिखिए और श्यामपट्ट पे अपना उद्देश्य, उस समय श्यामपट्ट पे जब आप खड़े होंगे पढ़ाने के लिए तो श्यामपट्ट पे खड़े होकर अपना उद्देश्य कथन बोलते हुए यहाँ पे आप अपना उद्देश्य कथन लिख लीजिए फाइल में। छात्रों, आज हम अकबर के विभिन्न कार्यों क्षेत्रों में योगदान के विषय में अध्ययन करेंगे। अब बच्चों को पता चल गया कि वो क्या पढ़ने वाले हैं, किस चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो अपना यहाँ पे प्रस्तुतिकरण आप स्टार्ट कर सकते हैं। प्रस्तुतिकरण में आपको टोटल यहाँ पे देख लीजिए 6 कॉलम दिखाया गया है, लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पे सहायक सामग्री भी लिखने की ज़रूरत नहीं होगी अगर आपके कॉलेज वाले, इसलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंप्लीट की कोई कॉलेज वाले लिखने के लिए बोलते हैं तो अगर मैं नहीं लिखूँगा तो फिर बताना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं लिखना है तो यहाँ पर सिर्फ सहायक सामग्री वाला कॉलम छोड़ दीजिए, बाकी कॉलम आपको एज इट इज़ बनाना है। इसमें देख लीजिए पहला कॉलम है शिक्षण बिंदु, दूसरा कॉलम है छात्राध्यापक क्रिया, लड़के हैं तो छात्राध्यापिका क्रिया हो जाएगा। तीसरा कॉलम है छात्र क्रिया प्रविधि, यानी कि शिक्षण विधि क्या क्या है, सहायक सामग्री और श्यामपट्ट कार्य। शिक्षण बिंदु में पहला पॉइंट है साहित्य के क्षेत्र में योगदान। विकासात्मक प्रश्न पूछेगा शिक्षक। यहाँ पे पहला प्रश्न, दीन इलाही धर्म किसने चलाया। तो बच्चे बता देंगे दीन इलाही धर्म अकबर ने चलाया। दूसरा प्रश्न है साहित्य के क्षेत्र में अकबर का क्या योगदान था। तो बच्चे नहीं बता पाएंगे, लिखिए छात्र वाले कॉलम में छात्र निरुत्तर। प्रश्नोत्तर विधि था तो प्रश्नोत्तर विधि लिख दीजिए। व्याख्या में आप यहाँ पे व्याख्या दीजिए। छात्राध्यापक चार्ट दिखाते हुए, अकबर स्वयं साहित्य एवं कला प्रेमी सम्राट था। इनके शासनकाल में साहित्य व कला के क्षेत्र में अभूतपूर्व उन्नति हुई। अबुल फजल नाम द्वारा लिखित अकबरनामा व आईने अकबरी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अकबर सदैव विद्वानों की विचार विमर्श करता था। इस समय की राजभाषा फारसी थी। इस समय अबुल फजल फैजी बदायूनी उच्च कोटि के लेखक तथा साहित्यकार थे। महाभारत तथा रामायण का फारसी में अनुवाद किया गया। अब्दुल रहीम खान खाना ने के हिंदी में लिखे दोहे आज भी प्रसिद्ध हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना भी इसी समय की। अकबर विद्वानों के आश्रयदाता थे। उसके दरबार में मुल्ला दो प्याजा, हकीम हुमाम, अबुल रहीम खान खाना, यहाँ पे खान खाना होगा देख लीजिए, और अबुल फजल, तानसेन, राजा मान सिंह, राजा टोडरमल, फैजी एवं राजा बीरबल जैसे नवरत्न थे। छात्र वाले कॉलम में लिखिए छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। व्याख्या विधि था तो व्याख्या विधि लिख दीजिए। अकबर को प्रदर्शित करता हुआ चार्ट यहाँ पे सहायक सामग्री में है, और श्यामपट्ट पे महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पे लिखना है बस, जिससे बच्चे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपने जो बताया वो नहीं भी सुन पाए तो श्यामपट्ट को देख के इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लें। देख लीजिए यहाँ पे लिखा गया है साहित्य के क्षेत्र में योगदान। अबुल फजल द्वारा लिखित अकबरनामा व दीन आईने अकबरी प्रसिद्ध रचनाएँ हैं। अबुल फजल फैजी बदायूनी उच्च कोटि के लेखक व साहित्यकार थे। महाभारत और रामायण का फारसी में अनुवाद भी कराया गया इसी में। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना भी इसी समय की। अकबर के दरबार में नवरत्न थे। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे देखिए बोध प्रश्न पूछेंगे आप बच्चों को जो आपने पढ़ा है उससे। पहला प्रश्न, अकबरनामा व आईने अकबरी की रचना किसने की। तो अकबरनामा व आईने अकबरी की रचना अबुल फजल ने की। दूसरा प्रश्न है अकबर के समय राजभाषा कौन सी थी। तो फारसी थी, इसका आंसर मिल जाएगा। फिर तीसरा प्रश्न है महाभारत और रामायण का अनुवाद किस भाषा में किया गया। तो फारसी में किया गया था इसका अनुवाद, इसका भी आंसर मिल जाएगा आपको। चौथा प्रश्न है गोस्वामी तुलसीदास ने किस ग्रंथ की रचना की। तो आप सभी को पता है कि गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की। ये प्रश्नोत्तर विधि थी तो प्रश्नोत्तर विधि लिख दीजिए। उसके बाद देखिए दूसरा पॉइंट है यहाँ पे शिक्षण में चित्रकला एवं संगीत कला के क्षेत्र में योगदान। विकासात्मक प्रश्न है यहाँ पे। पहला, अकबर के नवरत्नों में से किन्हीं दो के नाम बताइए। तो बच्चे बता देंगे मुल्ला दो प्याजा एवं तानसेन। प्रश्नोत्तर विधि थी तो प्रश्नोत्तर विधि लिख दीजिए। दूसरा प्रश्न है यहाँ पे, अकबर का चित्रकला एवं संगीत कला के क्षेत्र में क्या योगदान है। तो बच्चे नहीं बता पाएंगे, निरुत्तर हो जाएंगे, तो इसका व्याख्या करेंगे आप। यहाँ पे व्याख्या करिए। अकबर ने चित्रकला को बड़ा प्रोत्साहन दिया। अबुल फजल के अनुसार प्रति सप्ताह श्रेष्ठ चित्रकारों की आकृतियाँ बादशाह के सम्मुख प्रस्तुत की जाती थी, जिन्हें योग्यता अनुसार पारितोषिक दिया जाता था। अकबर के समय लगभग 100 चित्रकार अत्यंत उच्च कोटि के थे।
उच्च कोटि के थे। मुख्य यहाँ पे देखिए, इसके सामने वाले कॉलम में देख लीजिए, अब उसका नीचे मैं बता देता हूँ। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। व्याख्या विधि थी तो व्याख्या विधि लिख दीजिए। उसके बाद आगे देखते हैं यहाँ पे चित्रकारों में यहाँ पे मद, मीर, सैयद, फारूक बेग, वसावन, दसवंत, सावलदास, ताराचंद, जगन्नाथ के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। अकबर के समय संगीत कला की भी बड़ी उन्नति हुई। उसके दरबार में हिंदू, ईरानी, तुरानी, कश्मीरी आदि अनेक जातियों के संगीताचार्य थे। इनमें सबसे प्रसिद्ध तानसेन थे। मुबारक व अबुल फजल को छोड़कर अकबर के प्रायः सभी दरबारी संगीत के आश्रयदाता थे। फैजी के पुस्तकालय में संगीत विषयक अनेक पुस्तकें थीं। फिर से बहुत प्रश्न आएगा, बहुत प्रश्न पूछिए। अकबर के समय कुछ चित्रकारों के नाम बताइए, तो बच्चे यहाँ पे बता देंगे आपने जो बताया है। मीर सैयद, फारूक बेग, ताराचंद, जगन्नाथ आदि प्रमुख चित्रकार थे। प्रश्नोत्तर विधि थी तो विधि वाले कॉलम में लिख दीजिए प्रश्नोत्तर विधि। दूसरा प्रश्न है अकबर के दरबार में किन जातियों के संगीतकार थे, तो बच्चे बता देंगे हिंदू, ईरानी, तुरानी और कश्मीरी जातियों के संगीताचार्य थे। तीसरा प्रश्न है अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार कौन थे, तो तानसेन थे। इसका भी आंसर आपको मिल जाएगा। और मुख्य बिंदु से यहाँ पे वही सारी चीज़ें जो आपने पढ़ा है वही लिख दीजिए। चित्रकला एवं संगीत के क्षेत्र में योगदान। अकबर के समय लगभग 100 चित्रकार अत्यंत उच्च कोटि के थे। मीर सैयद, ताराचंद, जगन्नाथ, सावलदास विशेष उल्लेखनीय चित्रकार थे। अकबर के दरबार में हिंदू, ईरानी, तुरानी और कश्मीरी आदि संगीताचार्य थे। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन थे इनके दरबार में। फिर तीसरा यहाँ पे से 6 बिंदु में पॉइंट आता है स्थापत्य कला एवं के क्षेत्र में योगदान। विकासात्मक प्रश्न फिर से पूछेंगे आप। फैजी के पुस्तकालय में किस प्रकार की पुस्तकें थी, तो बच्चे बता देंगे फैजी के पुस्तकालय में संगीत विषयक पुस्तकें थी। ये प्रश्नोत्तर विधि थी तो विधि वाले कॉलम में लिख दीजिए प्रश्नोत्तर विधि। इसके आगे वाले अब पॉइंट में देखिए, दूसरा प्रश्न है स्थापत्य कला के क्षेत्र में अकबर का योगदान बताइए, तो छात्र निरुत्तर हो जाएंगे, इसके बारे में नहीं पता बच्चों को। फिर से व्याख्या देंगे तीसरे पॉइंट की। स्थापत्य कला के क्षेत्र में अकबर के शासनकाल में अभूतपूर्व उन्नति हुई। अकबर ने आगरा के निकट फतेहपुर सिकरी नामक स्थान पर का निर्माण कराया, ठीक, और बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था। यहाँ पे थोड़ा सा इसको अपडेट कर लीजिएगा। इसे कुछ वर्षों के लिए अपनी राजधानी बनाया तथा इस नगर में भव्य इमारतों का निर्माण कराया, जैसे पंचमहल, आगरा के लाल किले में दीवाने आम व दीवाने खास। दीवाने आम में वह राज्य के लोगों से मुलाकात करता था तथा दीवाने खास में अपने मंत्रियों शासन से संबंधी मंत्रणा करता था। बुलंद दरवाज़ा यह अकबर ने अपनी गुजरात विजय स्मारक के रूप में बनवाया था। सलीम चिश्ती की दरगाह आदि। छात्र वाले कॉलम में लिखना है, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। व्याख्यान विधि थी व्याख्यान विधि लिख दीजिए। महत्वपूर्ण बिंदु देख लीजिए, स्थापत्य कला से के क्षेत्र में योगदान। आगरा के निकट फतेहपुर सिकरी नगर का निर्माण कराया। अनेक भव्य इमारतों का निर्माण कराया, जिसमें पंचमहल, आगरा का लाल किला, बुलंद दरवाज़ा, सलीम चिश्ती की दरगाह आदि। फिर से बहुत प्रश्न आता है, बहुत प्रश्न पूछेंगे। अकबर ने आगरा के निकट किस नगर का निर्माण कराया, तो बच्चे बता देंगे अकबर ने आगरा के निकट फतेहपुर सिकरी नगर का निर्माण कराया। दूसरा प्रश्न है अकबर द्वारा बनाई गई कुछ इमारतों के नाम बताइए, तो बच्चे बता देंगे पंचमहल, बुलंद दरवाज़ा, सलीम चिश्ती की दरगाह। ये प्रश्नोत्तर विधि थी तो विधि वाले कॉलम में प्रश्नोत्तर विधि लिख दीजिए। अब इसके बाद आता है हमारे यहाँ पे तीसरा प्रश्न, अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण क्यों कराया, तो बच्चे बता देंगे अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण अपनी गुजरात विजय स्मारक के रूप में कराया था। इसी के साथ हमारा प्रश्न यहाँ पे प्रस्तुतिकरण समाप्त होता है। अब आता है मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न लास्ट में पूछा जाता है। कम से कम 1 से 2 प्रश्न और मैक्सिमम 3 से 4 प्रश्न पूछा जा सकता है। तो पहला प्रश्न देख लीजिए, इसमें है अकबर के नवरत्नों में कौन कौन से विद्वान शामिल थे। दूसरा प्रश्न है स्थापत्य कला के क्षेत्र में अकबर के योगदान की विशेषताएं बताइए। तीसरा प्रश्न है सत्य असत्य बताना है। अब्दुल रहीम खान के हिंदी में लिखे दोहे आज भी प्रसिद्ध है, आपको बताना है सत्य है या असत्य। दूसरा प्रश्न ताजमहल का निर्माण अकबर द्वारा कराया गया, ये बताना है आपको सत्य है कि असत्य। और फिर चौथा प्रश्न है रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। अकबर के शासनकाल में साहित्य व कला के क्षेत्र में डैश 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 उन्नति हुई। दूसरा प्रश्न है दीवाने आम में अकबर डैश 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 से मुलाकात करता था। लास्ट में आता है हमारा हेडिंग गृह कार्य यानी कि होमवर्क। ये बच्चों को घर से करके लाने के लिए होमवर्क दिया जाता है और ज़रूर देना चाहिए। अगर आपने कोई चैप्टर 30-40 मिनट पढ़ाया है और चाहते हैं कि बच्चे उसको रिवाइज करके आएँ, उसको याद करके आएँ या फिर उसको दोहरा के आएँ, तो आप गृह कार्य जरूर दीजिए। इसमें देख लीजिए दिया गया है प्रश्न, छात्र मुगल सम्राट अकबर की उपलब्धियों के बारे में लिख के ले आएंगे। अपनी कॉपी में बच्चे नोट करेंगे। आप क्लास में घूम के चारों तरफ देख लीजिए कि आपके दिए गए प्रश्न को बच्चे नोट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। अगर किसी को दिक्कत हो रही है तो उसको सहायता दीजिए। तो दोस्तों इसी के साथ आपको पता है कि गृह का लास्ट हेडिंग होता है लेसन प्लान का। इसी के साथ हमारा आज का लेसन प्लान समाप्त होता है। अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और रेगुलर बेसिस पे अगर आप लोगों को ऐसी ही वीडियो देखनी है तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नीचे लाल कलर के सब्सक्राइब बटन उस पर क्लिक करके
और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।